नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। लोकसभा के चुनाव नतीजे आए, कुछ दिन बीत गए हैं और सरकार का गठन हो गया है। जो पार्टियां जीती थी, जिनको जहां जीत मिली थी, वो सब जश्न की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। इन चुनाव को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है कि चुनाव नतीजों का सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी खुश है। सबको लगता है कि कुछ ना कुछ मिल गया। बीजेपी को लगता है उसकी सरकार एक बार फिर बन गई और लगातार तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई है। बीजेपी की तीसरी सबसे बड़ी जीत हुई। कांग्रेस को लगता है कि उसने कमबैक किया है। वो करीब करीब 99 सीटों तक पहुंच गई और कांग्रेस जो है, जो अब तक ढलान पर थी, अब वो फिर से जो है ऊपर की तरफ चढ़ रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को इस बात की खुशी है कि वो तीसरी सबसे बड़ी, लोकसभा के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। वो इसलिए खुश है। जेडीयू खुश है कि नीतीश बाबू का जलवा बिहार में बरकरार है और ममता बनर्जी खुश हैं इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बड़ी जीत मिली है। बीजेपी इस बार भी उनका सफाया जो अब बंगाल में नहीं कर पाई। तो सबके लिए कुछ ना कुछ इस चुनाव में बढ़िया है। लेकिन सबसे बड़ा जो इस चुनाव में जो सबसे बड़ी बात निकल के आई है, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो ये है कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है। जी हां, लोकतंत्र जिंदा है। यह इस चुनाव का सबसे बड़ा मैसेज है। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र पहले मर गया था। लोकतंत्र पहले भी जिंदा था। लोकतंत्र जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टियां जिनको पब्लिक हरा रही थी, जिन पॉलिटिकल पार्टियों को पब्लिक वोट नहीं दे रही थी या जिनको उनकी उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, उन्होंने एक नैरेटिव फैला दिया था कि भारत में जो लोकतंत्र खत्म हो गया है। याद है आपको, राहुल गांधी ने भारत के बाहर ब्रिटेन में जाकर यह कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका और यूरोप जैसे जो देश हैं, यूरोप के जो देश हैं, उनको भारत को की तरफ देखना चाहिए। और एक तरह से उन्होंने विदेशी ताकतों को भारत में हस्तक्षेप करने के लिए एक तरह का निमंत्रण दे दिया था। ईवीएम को लेकर किस तरह के सवाल उठाए गए थे वो आप भूले नहीं होंगे। ईवीएम को लेकर एक दो बार नहीं, पूरे 41 बार अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए। लेकिन अब ईवीएम को लेकर सवाल उठने बंद हो गए। लोकतंत्र जिंदा है, ये अब सब मान रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल यह है, जिन लोगों ने भारत के लोकतंत्र को दुनिया भर में बदनाम किया था, क्या आज उनको अपने किए पर उनको पछतावा है? क्या वो शर्मिंदगी है? जिन्होंने चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर सवाल उठाए थे, क्या आज उन्हें लगता है कि उन्होंने अनावश्यक रूप से भारत की इन शक्तियों को, भारत की इन संस्थाओं को दुनिया भर में बेकार ही बदनाम किया? और फिर बड़ा सवाल यह भी है कि लोकतंत्र जिंदा है, लेकिन बंगाल में आज भी चुनाव नतीजे आने के बाद जो हिंसा हो रही है, क्या उसको लेकर आप शर्मिंदा हैं? जिस तरह से कर्नाटक में कांग्रेस की हार के बाद भारत माता की जय बोलने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चाकू मार दिया गया। सोचिए, भारत माता की जय बोलने पर, क्या उसको लेकर आप शर्मिंदा हैं? दो टूक में आज इन तमाम मुद्दों को उठाएंगे, चर्चा करेंगे। बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जो कुछ हो रहा है चुनाव नतीजे आने के बाद। और फिर वही बात, जिन्होंने भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया था, क्या आज उन्हें माफी मांगनी चाहिए? यह सवाल आपके लिए है, देश की जनता के लिए। लेकिन इससे पहले आगे बढ़े, आइए आपको बंगाल की तस्वीर दिखा देता हूं। बंगाल में अभी भी चुनाव नतीजे आने के बाद किस तरह की भयावह तस्वीरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं, देखिए जरा। कोई पाड़ा में नहीं घुसा लेकिन सिर्फ मेरा पाड़ा में होने के टाइम ये लाइट फाइट सब बंद हो गया था। मतलब ऑटोमेटिकली लाइट बंद कर दिया था, सब कुछ बंद कर दिया था। मेरा घर में कांच वोच जो था तोड़ दिया, पाचिल तोड़ दिया, सब कुछ तोड़ दिया। और मम्मी लोग थे, उन लोग को बोल रहे थे निकालो, लड़की लोग को निकालो, हम देख लेंगे। और एक बच्ची इधर बैठी थी, तो उसको कांच आके उसको लगी है और वो पूरा डर के वजह से वो घर में चला गया।
जो तृणमूल करता है, लूटपाट करना, घर तोड़ना, टेरर ये करना, वो ज़्यादा काम हुआ है। यहाँ हम लोग जहाँ उपस्थित हैं, यहाँ माताएं बहनों के साथ इस तरह से माने उनको उन पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है। उनके छोटे छोटे बच्चों को काटने की धमकी दी गई है। हम लोग घर में बैठे थे, उसके बाद में एक तो बाइक रैली किया था, बोल के गए कि आप अर्जुन सिंह का बैनर खोल दीजिए, मोदी जी का बैनर खोल दीजिए। ठीक है भाई, देखा जाएगा। और बाद में खोल भी दिए हैं। खोल देने का बाद में रात को लोग ड्रिंक करके आके मेरा पाचिल पर उठ के पैसा कूद के उठा है, ये सब हमको तोड़ ताड़ के दिया है, शीशा उसा सब तोड़ दिया, गेट लोहा का गेट तोड़ दिया। उसको बाद में लड़की लोग को टाने हैं, लड़की लोग का बोला निकलो निकलो, वो लोग डर का मारे में नहीं निकले। तो इस तरह की तस्वीरें पश्चिम बंगाल से लगातार आ रही हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में भी, हालांकि सीसीटीवी फुटेज है लेकिन मैं उसको फिलहाल यहाँ दिखाऊंगा नहीं, सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है भारत माता की जय लगाते हुए कुछ लोग स्कूटर पे, टू व्हीलर पे निकलते हैं और उनके पीछे एक भीड़ भागती है और उन्हें चाकू गोद देती है। ये कर्नाटक में हुआ है। इन सब सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान याद दिलवा रहा हूं। हालांकि देश का सौभाग्य है, हम ये कह सकते हैं कि अच्छा हुआ कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन चुनाव नतीजे आने से पहले किस तरह के भड़काऊ बयान दिए गए थे उन लोगों ने, जिन्हें भारत की लोकतंत्र को लेकर जो लगातार आरोप लगाते हैं, सवाल उठाते हैं, उन्होंने किस तरह के बयान चुनाव नतीजे आने से पहले दिए थे। इन बयानों को भी आज एक बार फिर से जरा सुनना चाहिए। जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। देश का युवा फिर से कफन सर पर बांध कर कह रहा है, मेरा रंग दे बसंती चोला। तमाम लोगों से फिर अपील करता हूं, डीएम साहब से, एआरओ, आरओ, सबसे गिनती में घालमेल की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि चीजें फिर हमारे हाथ में नहीं रहेंगी। जनता तैयार बैठी हुई है, जनता तय करेगी क्या करना है, प्रतिकार का स्वरूप क्या होगा। सोचिए अगर इन पार्टियों को जो ये उम्मीद कर रहे थे वो जीत भी नहीं मिलती तो फिर क्या कुछ देश का माहौल होता। लेकिन चलिए, ईवीएम ने और देश के लोकतंत्र ने कम से कम एक बार फिर से देश को बचा लिया। इसी सब पर आज चर्चा करेंगे और दो टूक में मेरे साथ आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त जो है शलभ त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं। शलभ त्रिपाठी जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ लोकेश जिंदल जुड़ चुके हैं। लोकेश जिंदल जो हैं वो कांग्रेस के नेता हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रकाश चंडालिया मेरे साथ जुड़े हैं। प्रकाश चंडालिया महानगर के संपादक हैं, कोलकाता का अखबार है। और इसके साथ जल्दी मेरे साथ तौसीफ अहमद जो है टीएमसी के सपोर्टर हैं और लॉयर हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत मैं प्रकाश चंडालिया आपसे कर रहा हूं। प्रकाश चंडालिया, कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई, अब मालूम नहीं, हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, वो तस्वीरें आ रही हैं, कई तरह के बयान आ रहे हैं, कई तरह की स्टोरीज आ रही हैं, लेकिन जैसे कि कहा जाता है, हर बार ये कह दिया जाता है ये सब प्रोपेगेंडा है, ये सब प्रोपेगेंडा है। बंगाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, बीजेपी इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाती है। मैं आपसे अपने दर्शकों के तरफ से या आपसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं कि बंगाल में इस वक्त, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। दीदी जीती है, बड़ी जीत मिली है, उसके बाद वहां पर क्या कुछ हो रहा है? प्रकाश, आवाज नहीं है। अच्छा प्रकाश शायद मेरा सवाल नहीं सुन पाया। प्रकाश, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई, कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हैं। मैं आपसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं बंगाल में हो क्या रहा है। ये वास्तव में जो फुटेज आ रही है, जो हिंसा की बात आ रही है, क्या ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है या वास्तव में जमीन पर जो है इस तरह की चीजें हो रही हैं? सर, ये वामपंथियों के शासन के समय से पश्चिम बंगाल में हिंसा शब्द जो है राजनीति का पर्यायवाची बना हुआ है।
और जब से ममता बनर्जी आई है 2011 से, तब से लेकर इन 13 सालों के अंदर में जिस प्रकार से हिंसा बढ़ी है, और विशेष करके चुनाव के समय में आप देखिए, बहुत पहले अन्य राज्यों में बहुत हिंसा होती थी चुनाव में, लेकिन पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों में कम हो गई है। चुनाव आयुक्त ने भी कहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो हालत है वो बहुत खराब है। एक वीडियो भी पूरे देश में घूम रहा है कि कलकत्ता महानगर में एक मकान के अंदर में 100, 150, 200 के आसपास में, एक कॉम्प्लेक्स में ऑटो रिक्शा वाले घुस जाते हैं, धमकियां दी जाती है, डीजे बजाया जाता है। हालांकि इस पर ममता बनर्जी ने बहुत कड़ाई के साथ में संज्ञान लिया है। ये पश्चिम बंगाल ही है जहां विधानसभा चुनाव के समय एक विधायक की लाश पेड़ पर लटकती हुई पाई जाती है। यह पश्चिम बंगाल ही है जहां पर 70,000 लोगों को चुनाव के पश्चात में पलायन करके असम में भाग जाना पड़ता है। यह पश्चिम बंगाल ही है जहां पर गांव देहात के अंदर में लोगों को धमकियां दी जाती है। साइंटिफिक रिगिंग जैसा शब्द बंगाल की ही देन है। साइंटिफिक रिगिंग यानी बूथ को जाम कर देना, नहीं मकानों में ताले लगवा देना, प्रकाश मैं माफी चाहता हूं। मैं जानना चाह रहा हूं इस वक्त जो कुछ है, इस वक्त की आज जो हालात है, ये बंगाल का इतिहास हम जानते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं का बलात्कार हुआ था, उसको भी डिनाई कर दिया गया था। मामला हाई कोर्ट में गया, जब हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया तब जाकर उन मामलों की जांच शुरू हुई। लेकिन इस वक्त जो मैं जानना चाह रहा हूं, इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं? अशोक जी, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सारे हादसों के, सारी घटनाओं के वीडियो वायरल हैं। अब अगर मुख्यमंत्री के कानों में ये बातें न जाएं, राज्य सरकार के कानों में न जाए, तो आप क्या कहेंगे? आप किसी भी पार्टी पर आरोप लगा सकते हैं। हजारों लोग आज की तारीख में भी अपना गांव देहात का घर छोड़ करके दूसरी जगह पर हैं। राजनीतिक कारणों से आप किसी भी पार्टी पर आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हजारों लोग अभी भी बेघर हैं, अपने घर पहुंचने की स्थिति में नहीं है। और जो आगजनी हो रही है, घरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा जा रहा है, उनके प्रमाण वीडियो पर उनके सारे घूम रहे हैं। और इसके अलावा क्या प्रमाण चाहिए? ओके, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, वीडियो मैंने भी देखे हैं, कुछ वीडियो दिखाए भी हैं, लगातार इस तरह के वीडियोज आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो ऑटो लेकर एक कॉम्प्लेक्स में घुस गए थे, उसको लेकर हालांकि ममता दीदी ने संज्ञान लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन सवाल है इस तरह का माहौल वहां क्यों? शलभमणि त्रिपाठी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए मैं इसमें कोई दो राय नहीं, बीजेपी वहां पर लगातार निशाने पर है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं, प्रकाश भी बता रहे हैं। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पर जा रहा हूं या अगर आमतौर पर लोगों से बात करेंगे, तो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा नहीं कर पा रही है। बीजेपी वहां पर जो है कुछ करती नहीं है, उसके कार्यकर्ता लगातार पिटते हैं, उनकी हत्याएं होती हैं, और आप लोग जो है सिर्फ बयान देकर रह जाते हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई इतनी ताकत जो है बीजेपी को मिली हुई है, उसके बावजूद जो है इस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता लुटते हैं, पिटते हैं, बलात्कार होते हैं, हत्याएं होती हैं, लेकिन बीजेपी जो है असहाय नजर आती है। ऐसी सरकार होने का भी क्या फायदा? ये लोगों की बात मैं कर रहा हूं। नहीं अशोक जी, ऐसा नहीं है। चाहे भारतीय जनता पार्टी का संगठन हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, जिम्मेदार पदाधिकारी हो, आप अगर देखेंगे तो इन तमाम सारे मुद्दों पर डटकर लड़ाई लड़ी है, डटकर मुकाबला कर रहे हैं, डटकर सामना कर रहे हैं। लेकिन आप जरा कल्पना करिए, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रकाश जी बता रहे हैं, जिस प्रकार की व्यवस्था है और जिस प्रकार से लोगों ने बंगाल के भीतर लोकतंत्र को एक प्रकार से बंधक बना लिया है, और उनको मौन समर्थन उनके जो तमाम सहयोगी दल है उनकी तरफ से मिलता है, वो एक कारण, एक बड़ा कारण है कि इस प्रकार की हिंसा वहां पर नहीं रुक रही है। आपको अगर याद हो तो बकायदे बहुत सारे मामलों में सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं। आपने देखा होगा, पैरामिलिट्री फोर्सेस गई, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार वहां पर हुआ, और उसको लेकर सख्ती बरती केंद्र ने। तो जो भी हो सकता है, लेकिन हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से, कानूनी तरीके से जो लड़ाई हो सकती है, अपने कार्यकर्ता परिवार को जो भी सहायता करना हो, चाहे वो आर्थिक स्तर पे हो, चाहे वो उनके एक नैतिक स्तर पर हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेताओं ने, चाहे वो हमारे गृह मंत्री जी रहे हों, चाहे हमारे वहां के अध्यक्ष रहे हों, सबने डटकर उनका साथ दिया है, डटकर मुकाबला इस अन्याय का किया है। और हमें पूरा विश्वास है कि ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों की आंखें न खुल रही हो सकता है किसी को लगता हो कि नहीं, बंगाल में जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जो अन्याय, जो दमन, जो अत्याचार वहां पर हो रहा है, और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से और सारे दल उसको लेके अलग तरह का स्टैंड लिए हुए हैं, देश की जनता उसका जवाब देगी, बंगाल की जनता भी उसका जवाब देगी। ठीक है, बंगाल की जनता और देश की जनता जवाब देगी, कब देगी उसका इंतजार सबको रहेगा, क्योंकि इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इससे पहले तौसीफ मेरे साथ जुड़े, लोकेश जिंदल, क्या आपको लगता है एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते जब इस तरह की खबरें बंगाल से आती हैं तो आपको लगता है, आपको शर्मिंदगी महसूस होती है, आपको लगता है कि डेमोक्रेसी तो बच गई, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो है विपक्ष नहीं बच पा रहा है? और ये सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं हो रहा है, वहाँ तो पता चल रहा है कि बाकायदा वामपंथियों के साथ भी यही हो रहा है। मुझे नहीं मालूम अधीर रंजन चौधरी ने जो बयान दिए हैं वो आपने देखे नहीं देखे, हालांकि वो इस बात से आहत हैं कि उनको चुनावी हार के बाद
कांग्रेस में किसी ने नहीं पूछा। तो इस तरह की बंगाल की सिचुएशन ऐसी क्यों है? नमस्कार श्रीवास्तव जी। अशोक जी, जब मैं बात करता हूं राजनीति की, लोकतंत्र की, तो महात्मा गांधी ने जो अहिंसा का संदेश दिया वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, अगर हम विरोधी पक्ष के साथ हिंसात्मक रवैया अपनाएंगे तो वो लोकतांत्रिक कभी नहीं रहेगा। लोकतंत्र का मतलब ही है पक्ष विपक्ष आपस में बातचीत कर कर एक निष्कर्ष पर पहुंचे। तो विरोधी नहीं, प्रतिपक्ष है, उनका भी एक अपना एक व्यू पॉइंट है जिसे कंसिडर करने की आवश्यकता है। जब इस तरह की हिंसा बंगाल में या अन्य राज्यों में होती है तो ये भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजनीतिक दल किन मुद्दों पर राजनीति करते हैं। अगर राजनीतिक दल धर्म के नाम पर लोगों को भड़काएंगे, अगर राजनीतिक दल एक हिंसात्मक, लोगों के अंदर हीन भावना और एक ऐसी प्रवृत्ति निर्माण करेंगे कि वे दूसरे पक्ष के लोगों को नफरत से देखने लगे, तो उससे समाज में तनाव बढ़ेगा, समाज में हिंसा होगी। कौन ऐसा कर रहा है? ये दोनों पक्षों पर लागू है। कौन ऐसा कर रहा है लोकेश जी? सीधे सीधे आपने एक अच्छी बात कही, लेकिन एक आपने पहली छोड़ दी। तो अच्छी बात तो आपने कही कि लोकतंत्र में जो विरोधी होता है वो प्रतिपक्ष होता है, वो विरोधी नहीं होता। बहुत अच्छी बात आपने कही। यही अगर सब लोग समझ जाएं तो मुझे लगता है आधी समस्याओं का समाधान निकल आएगा, ये जो इस तरह का माहौल हम देश में देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग धर्म के नाम पर और दूसरों को बड़ा नीचा, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? और मैं चाहूंगा कि जरूर इसको लेकर के जो है कुछ उदाहरण के साथ आप बात करेंगे तो शायद मुझे लगता है कि बहस ज्यादा सार्थक हो पाएगी। देखिए अशोक जी, अगर मैं हिंसा की बात करता हूं, वो हिंसा धर्म के नाम पर हो, जातिवाद के नाम पर हो, या फिर किसी एक क्लास के नाम पर हो जाए, किसी भी प्रकार का हिंसात्मक पहलू राजनीति में एक खतरे की घंटी है। महात्मा गांधी को हिंसा ने मारा था, एक कट्टरवाद विचारधारा ने मारा था। वे अहिंसा का संदेश दे रहे थे पूरे भारत में कि नफरत के राह पर मत जाओ, लेकिन एक नफरत और हिंसात्मक विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। लोकतंत्र में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम ये समझ लें कि हमारी विचारधारा में परम सत्य है, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समूह अपनी विचारधारा के पक्ष में कुछ अगर बातें रखता है तो उन बातों लोकेश जी मैं 1 मिनट फिर आपको रोक रहा हूं। आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, फिर कुछ आप जो है सवाल खड़े कर दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आप अगर 1947 जा रहे हैं, मैं 1947 की बात नहीं कर रहा। 1947 में जो गांधी जी की हत्या हुई वो बिल्कुल ही वो गलत चीज है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से पुणे में चित्त पावन ब्राह्मणों की हत्या हुई, वो उसको लेकर लोगों ने आज तक कभी बात नहीं करते। तो ये सारी हिंसा, कुछ भी हो हिंसा, मेरा सवाल यह, आप अगर खुद मान रहे हैं कि इस तरह की हिंसा गलत है, मैं इस पर आऊंगा जो आप कह रहे हैं धर्म के नाम पर हिंसा, आखिर कौन कर रहा है बंगाल में? धर्म के नाम पर हिंसा कौन कर रहा है? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मैं एक शरब जी आ रहा हूं, लेकिन मैं आपसे, मेरा छोटा सा सवाल आपसे यह है कि क्या कांग्रेस ने अब तक बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको कंडेम क्यों नहीं किया? मेरा सीधा सा सवाल है। गांधी जी के रास्ते पर आप लोग चलने की बात करते हैं ना, तो अब तक बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको अब तक कंडेम क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल किया जाना चाहिए अशोक जी। मैं तो कहूंगा कि पूरे भारत देश में कहीं भी हिंसा हो उसे कंडेम किया जाना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दल राजनीति से परे होकर यह संदेश दे और ऐसी हिंसात्मक घटना को पूरी तरीके से कंडेम करें, तभी हम एक सफल लोकतंत्र के तौर पर उभर कर आएंगे। अच्छी बात है, आपने बहुत बढ़िया बात की, इसको कंडेम किया जाना चाहिए। लेकिन सवाल फिर ये कि कांग्रेस ने अभी तक कंडेम नहीं किया। शलभ मणि त्रिपाठी। अच्छी बात है, लोकेश जी ने एक बात कही, मैं सहमत हूं अशोक भाई, उनकी बात से सहमत हूं कि राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। लेकिन जो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि एक अलग तरह की घटनाओं को लेकर, मेरी आपत्ति सिर्फ उस पर है। आपने ब्राह्मणों का जिक्र किया कि जब ये घटना हुई, महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, बहुत दुखद हत्या थी, वो उसकी निंदा होनी चाहिए। उसके बाद जिस प्रकार से ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ, आपने उसकी चर्चा की।
लेकिन मैं तो 1984 में जो हुआ, जो सिख भाइयों का कत्लेआम हुआ, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। वो किसने किया, उस वक्त किसकी सरकार थी, वो कौन से लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दिया, और बाकायदे वो तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कत्लेआम कहा गया, नरसंहार कहा गया। आप जो भारत की के बंटवारे के वक्त में जो घटना हुई, उसका 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 उदाहरण देखिए, किस प्रकार की घटना हुई। तो निश्चित तौर पर इन घटनाओं पर चर्चा होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक व्यक्ति ने कराया। हाँ, ये जो घटना हो रही है बंगाल में, ये सवाल आपने बिल्कुल सही उठाया कि भाई इस पे तो इसको तो सबको उठकर उसकी निंदा करनी चाहिए। आज जो पंजाब में हो रहा है, आप जरा देखिए किस प्रकार के हालात पंजाब में हैं, और पंजाब में कौन उसको बढ़ावा दे रहा है। पंजाब को जिस प्रकार से वहां पे परिस्थितियां देखने को मिल रही है, उसकी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र रहेगा तभी हम सब रहेंगे। हमें तो तभी तकलीफ होती है जब हम सब प्रतीक्षा करते हैं। मैं कोई लोकेश जी पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूं, इन्होंने अच्छी बात कर रखी, लेकिन हम तो इस बात की उम्मीद कर रहे थे, और हम नहीं, इस देश के एक एक व्यक्ति को इस बात का इंतजार था कि एक सशक्त लोकतंत्र के तौर पर चुनाव हुआ, चुनाव में सीटें आई, जीत हार हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन क्या एक बधाई का ट्वीट भी या बधाई का संदेश भी नहीं आना चाहिए कि चलो जिनकी सरकार बनी उनको बधाई संदेश मिले। प्रधानमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं, तो क्या विपक्ष के अंदर ये नैतिकता नहीं होनी चाहिए कि चलो उनको आप बधाई दीजिए। पूरे देश के, पूरी दुनिया के लोगों ने बधाई दी, तो ये लोकतंत्र को हम किस दिशा में ले जा रहे हैं। और चिंता तो हमारी तब होती है जब अपने अपने सशक्त लोकतंत्र को, जिसकी मिसाल पूरी दुनिया देती है। आप देखिए, पूरी दुनिया ने तारीफ की भारत के लोकतंत्र की, भारत की चुनावी प्रणाली की, भारत के संवैधानिक व्यवस्था की। उसमें हम जब ऐसा सवाल उठाते हैं, जब हम ये कहते हैं कि नहीं साहब हमारे तो चुनाव में घपले होते हैं, नहीं साहब हमारे यहाँ तो ईवीएम मशीनें लूट ली जाती है, ईवीएम मशीनों में बेईमानी होती है, तो आप जरा सोचिए, हम अपने देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल नहीं उठा रहे होते, हम खुद पर सवाल उठा रहे होते हैं। हम जिस देश के नागरिक हैं, हम जिस देश में माटी में पले बड़े, हम उस देश पर सवाल उठा रहे होते हैं, उसको अपमानित कर रहे होते हैं। मुझे तो बात ताज्जुब हुआ अशोक भाई, ये बहुत सामान्य सी बात है कि जो जीतता है, हम लोग भी राजनीति में है, जो जीतता है, मैंने संजीव बालियान जी को देखा, संजीव बालियान जी चुनाव हारे, उन्होंने हरेंद्र मलिक जी को हाथ मिलाकर उन्होंने बधाई दी, उनको कहा कि भाई आपको शुभकामनाएं हैं। बहुत सी जगहों पे हुआ, आप जहां जहां देखिए। लेकिन क्या ये देश, इस देश में हम ये भी डिजर्व नहीं करते कि जो प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं, उनको हमारा विपक्ष ये कहे कि हाँ भाई आपको शुभकामनाएं। आप सवाल पूछिए कि हाँ ठीक है, आपको हम बधाई देते हैं, आप कैसा काम करेंगे हम देखेंगे, हम नजर रखेंगे, आपको अधिकार है, विपक्ष को अधिकार है, विपक्ष हमारी ताकत है। किसी देश के लोकतंत्र की, किसी देश के संविधान की, किसी देश की चुनावी प्रणाली की विपक्ष सबसे बड़ी ताकत है। और हम तो कहते हैं रहना चाहिए सशक्त विपक्ष, लेकिन क्या विपक्ष को भी बधाई नहीं देनी चाहिए? क्या एक बयान नहीं आना चाहिए? क्या एक ट्वीट नहीं आना चाहिए? क्या मोहब्बत की दुकान ऐसे चलेगी? मोहब्बत की दुकान तो चलनी चाहिए। बिल्कुल। और ये तो हमारे देश का ताना बाना ऐसा है कि हम लाख लड़ते हैं, लाख कुछ होता है। मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ कितना लड़े, लेकिन उनको पद्म पुरस्कारों से सम्मानित भी किया, क्योंकि उनका एक योगदान था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम सब ने सम्मान दिया। हम सब मिलकर इस देश को मजबूत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो विपक्ष हो, सत्ता पक्ष हो। तो दुनिया के भीतर क्या संदेश गया, जरा इसके बारे में सोचिए। दुनिया में ये संदेश गया। जी शलभ जी, आप जो कह रहे हैं, मैं देख रहा था आज सोशल मीडिया पर कुछ लोग ये लिख रहे थे कि मोहब्बत की दुकान से जो है एक पैगाम तक नहीं निकला। लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ से, सोनिया गांधी की तरफ से एक बार भी कोई एक ट्वीट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामना का नहीं हुआ। और जिन संजीव बालियान की बात कर रहे हैं, मैंने उनका वीडियो देखा। संजीव बालियान जो है वो अपने विरोधी के साथ बैठ करके, जब पोलिंग हो रही थी, वो दोनों एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तो मुझे लगता है कि वो भी उदाहरण हमको देखना चाहिए कि जहां पर जो है इस तरह की, ठीक है राजनीतिक प्रतिद्वंदिता वो है अलग अलग जगह, लेकिन कम से कम इतना तो कर्टसी होनी चाहिए कि कोई हार गया तो हार को स्वीकार करे, कोई जीत गया तो जीतने वाले को बधाई दे, शुभकामनाएं दे। इतना तो होना चाहिए कर्टसी। लोकेश जी जल्दी से आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर सोफिया खान जी भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, टीएमसी की नेता, मैं उनके पास भी आऊंगा, ब्रेक के बाद जाऊंगा। लेकिन बड़ी बात वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, इतना तो कर्टसी होनी चाहिए। अब आप छोड़ दिए बंगाल की हिंसा का, आपने कंडेम किया, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई बयान नहीं आता। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए शुभकामना संदेश नहीं देते। शलभ मणि जी ने 2-3 बातें कही, मैं इनकी पहली बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि हमने ईडी पर प्रश्न क्यों किया, हम भारत की चुनाव प्रक्रिया पर प्रश्न क्यों उठाते हैं। तो पूरे विश्व ने देखा और हम सब ने देखा किस तरह से सीसीटीवी के ऊपर चंडीगढ़ में जिस तरह से चुनाव में धांधली हो रही थी, उसने लोकतंत्र के चुनावी प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया और उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा दिया। ये इन सब घटनाओं से लोकेश जी एक छोटा सा करेक्शन, लोकेश जी एक छोटा सा करेक्शन। आप जो बार बार जब चंडीगढ़ की बात करते हैं ना सर,
तो चंडीगढ़ बिल्कुल ठीक है, और उसको लेकर के आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, विपक्ष की जीत हुई, लोकतंत्र वहां भी जीता। लेकिन मुझे पता है क्या लगता है, आप लोग जब चंडीगढ़ की बात करते हैं तो चंडीगढ़ में ईवीएम नहीं थी, चंडीगढ़ में तो बैलेट पेपर थे, जिन बैलेट पेपर से पूरा विपक्ष कह रहा था इस चुनाव से पहले, बार बार आप कह रहे थे बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और बैलेट पेपर हमने बंगाल में भी लुटते देखे, चंडीगढ़ में भी लुटते हुए देखा। तो ये तो अच्छी बात है कि ईवीएम से होता है, वीवीपैट होता है, सब कुछ सुरक्षित होता है। तो फिर मैं यही कहूंगा, मेरा लोकेश जी आपसे सवाल सिर्फ ये है, राहुल गांधी जी ने कुछ समय पहले ब्रिटेन में जाकर कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अमेरिका को और यूरोपीय देशों को देखना चाहिए, सीधा सीधा उन्होंने हस्तक्षेप का निमंत्रण दिया था। क्या आज राहुल गांधी को इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए? एक तरफ राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री को जो है बधाई नहीं देते, दूसरी तरफ कम से कम इतना बड़प्पन दिखाएं कि माफी मांगे, मैंने जो बयान दिया वो गलत था, देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी जिंदाबाद। अशोक जी, जब वह समय था जब राहुल गांधी जी लंदन में अपने दौरे पर थे, तो एक शैक्षणिक संस्था में वे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, और उसमें एक प्रश्न था भारत के लोकतंत्र के ऊपर, जब उन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है। उसका साफ कारण यह था कि जिस तरह की धार्मिक हिंसाएं 2022 और 23 में देखी गई, खासकर 2023 में, उसने पूरे विश्व में भारत की छवि खराब कर दी थी। देखिए अशोक जी, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता, परंतु पहली बार किसी एक व्यक्ति के बयान के कारण विश्व में भारत की निंदा हुई और भारत सरकार को उस महिला के प्रति सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, एक तरह का एक्शन लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी निंदा की। देखिए अशोक जी, बात यह आती है कि इस तरह के स्टेटमेंट, चर्चाएं, इस तरह के बिंदु हमारे लोकतंत्र में क्यों आ जाते हैं? हम घृणित वातावरण क्यों पैदा करते हैं? हम सरकार की नीतियों पर प्रश्न करें, सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करें, लेकिन हम चर्चा करते हैं धर्म की, द्वेष की, नफरत की, कि इतिहास में क्या हो गया, उन्होंने ऐसा किया था, हम उसका बदला लेंगे, हम उसका जो है एक तरह से ठीक होगा। ये एक सकारात्मक राजनीति नहीं है। और राहुल गांधी जी ने हमेशा ये कहा है कि बात न्याय की होनी चाहिए, बात एक सबके बीच में एक मोहब्बत होनी चाहिए भारत में। उन्होंने कभी भी ऐसा द्वेष किसी भी भाषण के अंदर, राहुल गांधी जी के, आपको किसी भी प्रकार की हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। ऐसा कोई है तो आप मुझे बता दीजिए। मैं अभी उनके हाँ, शलभ जी जवाब देने के लिए तैयार बैठे, लेकिन मैं यहाँ पर एक ब्रेक भी लूंगा, फिर सोफिया जी को इंट्रोड्यूस करूंगा। शलभ जी आपको मौका दूंगा, लेकिन सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, आप जिस घटना की आप लोग बार बार बात करते हैं ना, होता दिक्कत पता है क्या है? एक व्यक्ति होने के नाते, एक न्यूट्रल सामान्य व्यक्ति होने के नाते पता है क्या खराब लगता है? आप लोग एक महिला का बयान वो बयान था, लेकिन जब आप लोग उस महिला के बयान की बात करते हैं ना, तब आप लोग उस आधे अधूरे बयान को, जिसका क्लिप काट करके जो है वायरल किया गया जानबूझकर, और उसके बाद जब एक कन्हैया कुमार का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, सर तन से जुदा के नारे देश की सड़कों पर लगते हैं। आप लोग देश की सड़कों पर सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले को आप धार्मिक हिंसा में नहीं मानते, लेकिन एक टेलीविजन चैनल में दिए गए बयान को आप कहते हैं धार्मिक हिंसा है। तो जो धार्मिक हिंसा वो लगती है आपको सर तन से जुदा, जब देश की राजधानी में सड़कों पर जब नारे लगते हैं, उसका भी उसी मजबूती से खंडन करना चाहिए। लेकिन एक मिनट रुकिए लोकेश जी, मैं मौका दूंगा। मैं आपको सिर्फ एक दर्द बता रहा हूं, और यह अकेले मेरा दर्द नहीं है, यह देश के करोड़ों लोगों का दर्द है कि इस देश में हमेशा आप लोगों को तब दर्द नहीं, आप कहते हैं कि कोई हिंसा की बात नहीं, कुछ नहीं, आप लोगों को तब दर्द क्यों नहीं होता, राहुल गांधी को तब दर्द क्यों नहीं होता, जब बहुसंख्यक लोगों के धर्म को यह कहा जाता है कि सनातन धर्म एड्स है, डेंगू है, मलेरिया है, इसका समूल नाश कर देना चाहिए। तब राहुल गांधी जी की मोहब्बत की दुकान की दरवाजे खिड़कियां बंद हो जाती हैं। आपका सहयोगी कह रहा है सर, कम से कम उसका भी खंडन कीजिए। मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। सोफिया खान जी आपके पास भी आऊंगा, रुकिएगा, मैं मौका दूंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया
इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। क्या हुआ? I have lost everything काका। मैंने अपनी 3 साल की सारी सेविंग्स ज्यादा फायदे के चक्कर में नए ट्रेंड्स पे लगा दी। Relax and move to proper investments like mutual funds. वो regulated है, verified भी है and are handled by experts. अब तो मैं पूरा जीरो पे आ गया हूँ। थैंक्स काका। अब सब सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र जिंदा है। जी हाँ, लोकतंत्र जिंदा है। ये सौभाग्य की बात है या क्या कहें। लोकतंत्र हालांकि जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। लेकिन जब विपक्ष लगातार चुनाव हार रहा था तो उसने देश में एक माहौल बनाया, देश नहीं बल्कि दुनिया में माहौल बनाया कि लोकतंत्र जो है वो भारत में ख़त्म हो गया है। भारत में EVM जो है वो हैक हो जाती है। भारत में EVM जो है वो हमेशा विपक्ष को हरा देती है। हालांकि कई राज्यों में विपक्ष जीतता रहा, उसके बावजूद इस तरह के नैरेटिव लगातार खड़े किए गए। तो लोकतंत्र तो बच गया, क्योंकि इस बार विपक्ष को भी अच्छी खासी सीटें मिली हैं और अब विपक्ष संतुष्ट है। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह की हिंसा कुछ राज्यों में हो रही है, उसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र तो जिंदा है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, क्या आप उन पर शर्मिंदा हैं? इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ चलमणि त्रिपाठी BJP से जुड़े हुए हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस के नेता हैं, और प्रकाश चंडालिया मेरे साथ जो है जुड़े हुए हैं, वो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं पश्चिम बंगाल के। सोफिया खान मेरे साथ जुड़ी हैं। सोफिया खान TMC की नेता हैं। मैं इससे पहले शलभ जी और आपके पास आऊँ, मैं सोफिया जी को एक मौका देता हूँ। पहले सोफिया जी, बंगाल में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह की घटनाएं आ रही हैं, आप थोड़ा देर से जुड़ी इस पर। प्रकाश जी वहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, उन्होंने सारी कुछ घटनाएँ बताई। कुछ मैंने क्लिप्स भी चलाई थी। हालांकि इसमें से 2 घटनाएं जो हैं उनकी क्लिप वायरल हुई और बड़ी अजीब सी लगा लोगों को। सनराइज हाइट कोलकाता में है, उस कॉलोनी में, क्योंकि वो एक सोसाइटी थी, वहाँ पर लोगों ने BJP को वोट दिया था, तो वहाँ पर जो नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं वो सब गईं और उस बिल्डिंग के सामने पूरे शहर का कचरा वहाँ डंप कर दिया। और TMC के एक जो सोशल मीडिया पर संभालते हैं, उन्होंने कहा कि इन लोगों को यही मज़ा देना चाहिए, इस तरह का उन्होंने ट्वीट करके कहा। सन सिटी कॉम्प्लेक्स का जिक्र हुआ, वहाँ TMC के जो है ऑटो रिक्शा चालक जो हैं वो सैकड़ों की तादाद में पहुँच गए, क्योंकि वहाँ भी TMC को वोट नहीं दिया था, तो वहाँ भी लोगों को डराया धमकाया गया। कई और वीडियोस थी। हालांकि मुझे प्रकाश जी ने इस आपके आने से पहले ये जानकारी दी कि जो सन सिटी कॉम्प्लेक्स में हुआ था, वहाँ पर कम से कम जो है ममता दीदी ने थोड़ा कड़ाई करी है, उसको लेकर एक्शन लिया है। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों बंगाल में हो रही? बंगाल की संस्कृति नहीं है, कल्चर नहीं है बंगाल का। भद्र लोग हम कहते हैं पश्चिम बंगाल को, वहाँ चुनाव बाद इस तरह की हिंसा।
नमस्कार अशोक जी और जितने भी पैनलिस्ट हैं। नमस्ते। देखिए, मैं एक ही बात कहूंगी कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। सबसे पहली बात है कि 2021 के चुनाव के बाद भी विधानसभा में जब बहुमत के साथ टीएमसी की सरकार बनी थी, तो उस वक्त भी पोस्ट पोल वायलेंस हुए थे और उसकी निंदा हमने पहले भी की थी और आज भी हम करते हैं। देखिए, निंदा हम करते हैं, किसी भी तरीके की दंगा अगर देश में होता है तो उसकी निंदा तृणमूल परिवार उसके साथ खड़े होते हैं और इसकी निंदा करते हैं। लेकिन इस पूरे पोस्ट पोल वायलेंस का जो जिम्मेदार है, देखिए, मैं सबसे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि लोग हारने के बाद, जिसको कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, हारने के बाद लोग चिड़चिड़ा कर बहुत सारे हरकतें करना शुरू करते हैं। लेकिन जो लोग जीत जाते हैं, जैसे तृणमूल विधानसभा में भी जीती और अभी भी हमने रिकॉर्ड तोड़ हमारी जो जीत हुई लोकसभा चुनाव में, तो जीतने के बाद कोई वायलेंस क्यों करेगा अपने ही राज्य में और अपने राज्य के छवि को धूमिल करने के लिए? ये तो वही बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। मुझे लगता है कि ये पूरी साजिश भाजपा की है, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से यहाँ पे स्वीप आउट हो चुकी है, माइक्रोस्कोपिक पार्टी बन के रह गई है भाजपा बंगाल में। और इसी का बदला लेने के लिए ये लोग छवि को, ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस की छवि को धूमिल करने के लिए कहीं ना कहीं एक साजिश होती है। इसके पीछे देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे सीआरपीएफ के जवान अभी भी तैनात हैं। 19 तारीख तक जितने भी जवान हैं वो यहाँ पे हैं, तो मुझे लगता है ये तो कंट्रोल कर लेना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। बंगाल हमेशा से ही, खासकर अगर हम 21 की बात करें, उसके बाद से बंगाल में कुछ न कुछ, वो संदेश खाली हो, वो पोस्ट पोल वायलेंस हो, वो रामनवमी में पत्थरबाजी करने को लेकर हो, मुझे लगता है ये खबरों में रहने के लिए भाजपा एक कह सकते हैं कि विक्टिम रोल प्ले करती है। और कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार, अगर पोस्ट पोल वायलेंस हुआ भी है, जैसा आपने अभी कहा कि ममता बनर्जी ने कड़ी एक कार्रवाई की है और इसको तुरंत ही कंट्रोल भी कर लिया गया। कोशिश तो भाजपा ने अच्छी की थी ताकि वो इस पूरे इमेज को खराब कर सके, लेकिन इसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लिया गया। और फिर से मैं तृणमूल परिवार की तरफ से इसकी कड़ी निंदा करती हूँ। जो लोग भी दोषी हैं वो कटघरे के पीछे पाए जाएंगे। ओके सोफिया जी, जो आपने बात कही वो सवाल जाहिर से मेरे से सवाल नहीं होना चाहिए, सवाल शलभ जी से होना चाहिए जो आपने मुझसे किया, लेकिन मैं आपका सवाल शलभ जी की तरफ ले जाता हूं। शलभ जी, वो कह रहे हम लोग जीत रहे हैं और हमारा स्टेट है, तो हम लोग अपने स्टेट में, जो हमारा स्टेट है वहां का माहौल खराब करने की कोशिश क्यों करेंगे, और जो जीत रहे हैं वो क्यों करेंगे? तो ये आप लोग एक तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोग बार बार हारते हैं, तो इसलिए जो है इस तरह का नैरेटिव बनाने की कोशिश होती है वहां। अशोक भाई, ये सब करके ही तो जीत रहे हैं। और मुझे लगता है कि सोफिया जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है। ये उन पीड़ित परिवारों का अपमान है, ये वो जो चोटिल लोग हैं उनका अपमान है जिन लोगों ने पीड़ा झेली है। आप वीडियोस देख सकते हैं, आप सामने जो प्रमाण है वह भी देख सकते हैं। सरकार वहां पर टीएमसी की है, ममता जी वहां मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति शामिल है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करके कार्रवाई करिए। आपको केंद्र की आवश्यकता तो नहीं है, वैसे भी आप बहुत सारे लोगों को मुकदमे दर्ज करके जेल भेज रहे हैं। और विपक्ष के साथ आपका जो ये रवैया है, ये कोई पहली बार तो देखने को मिले। कोई चुनाव हुआ हो, चाहे वहां विधानसभा का चुनाव हुआ, पूरे के पूरे गांव में घुस के जो जिस प्रकार की घटनाएं वहां पर हुई वो सबने देखी है। माताओं बहनों के साथ, महिलाओं के साथ वहां पर जो हुआ है, संदेश खाली में जो कुछ हुआ है वह भी लोगों ने देखा है। तो सरकार आपकी है, आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। वहां जो प्रमाण आ रहे हैं पूरी दुनिया उसको देख रही है। उसके बाद आप इस प्रकार की जब बातें करते हैं, और आप तो स्वयं एक महिला है, आप जब इस प्रकार की बात करती हैं तो आप इस बात को समझिए कि आप किसको तकलीफ पहुंचाती हैं, आप किसको पीड़ा पहुंचाती है। जो लोग पीड़ित हैं, जो भुक्तभोगी हैं, उनको तकलीफ होती है। आप उनको एक तो न्याय नहीं दे पा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ वहां पे बेरहमी हो रही है, बर्बरता हो रही है। और उसके बाद सरकार ये कह रही है कि ये तो फर्जी बातें हैं, इनके साथ कोई अत्याचार नहीं हुआ, ये तो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश होती है। तो आप जरा कल्पना करिए कि आप कर क्या रहे हैं। इतनी बुरी हालत तो मुझे लगता है कि उन देशों में नहीं है जहां पर इस्लामिक रूल है। जो हालत वहां पे आपने की है, कम से कम उस देशों में लोग कहते तो हैं कि हाँ, जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है। और आप तो एक मातृशक्ति होते हुए, एक बहन होते हुए आप जब इस प्रकार की बात करती हैं, तो मुझे लगता है कि जो अत्याचार की पीड़ित माताएं बहनें हैं, जो पीड़ित लोग हैं, वो भी आपको सुन रहे होंगे, वो भी आपको देख रहे होंगे। आपकी सरकार, आप उठाकर, मैं तो कहता हूं फांसी दे दीजिए, उठाकर गिरफ्तार कर लीजिए, कार्रवाई करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। आप तो नहीं कर पाए पिछले 24 घंटे में, 48 घंटे में। आप एक भाजपा के कार्यकर्ता का नाम नहीं निकाल पाए, जबकि सिस्टम आपका है, सरकार आपकी। आप तो वो लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस को गिरफ्तार कर लेते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स जाती है बंगाल के भीतर, उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। डीजीपी धरने पर बैठ जाता है।
ओके सोफिया जी, सवाल उनका भी बड़ा वैलिड है जो आप कह रही हैं। वो कह रही है कि अगर आपकी सरकार, आपने कहा आपकी सरकार है, क्यों करवाएंगे? तो आपकी सरकार है, अगर वो कर रहे हैं तो भाई गिरफ्तार कीजिए ना। वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं का नाम बताइए, हमारे कौन से कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं आप बताइए, नाम बताइए, सार्वजनिक रूप से सजा दीजिए। सरकार तो आपकी है। सबसे पहले मैं मेरे काबिल दोस्त को ये बता दूं कि संदेश खाली की इन्होंने जो बात उठाई है, मैं एक महिला हूं और मेरा ऑब्वियसली एक दर्द है, और ममता बनर्जी के नेतृत्व में होते हुए हम सारी महिलाएं बहुत ज्यादा सुरक्षित है। मैं नहीं कह रही, आंकड़े कह रहे हैं। एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से 3 साल से कोलकाता इज द सेफेस्ट सिटी, ये पता ही होगा आपको। और दूसरी बात है, संदेश खाली बशीरहाट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, और संदेश खाली से भी हमने हमारे जो प्रत्याशी हैं वो जीते हैं, मैं बता दूं आपको। और अगर ये घटना सही होती तो संदेश खाली में हम मुंह की खाते, तो मुंह की तो आपने खाई, भाजपा वहां पर जो है बुरी तरीके से हारी है। इससे तो ये साफ जाहिर हो गया, यहाँ पे देखिए सांच फुआच क्या है, वहां साफ जाहिर हो गया कि आप लोग दोषी थे, आप लोगों ने षड्यंत्र रचा, आप लोगों ने महिलाओं को 2-2 हजार रुपए दे के वहां पर सिग्नेचर करवाया था। ये खैर पुरानी बात है, मैं उसको लेके आना नहीं चाहती, लेकिन इस बात को सोचने की जरूरत है कि आज भाजपा अगर सही होती तो उनके ये शराफत जो है वो वोट में कन्वर्ट होती। लेकिन बंगाल में आज उनको अगर यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक पार्टी बना दिया गया है, यहाँ पर नकार दिया गया है, तो यहाँ पर साफ जाहिर है कि भाजपा जो चीजें दिखाती है नेशनल मीडिया में बैठ के, एक्चुअली में ग्राउंड लेवल में जमीनी स्तर पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ ना कोई वायलेंस है, ना महिलाएं असुरक्षित है, ना यहाँ पे किसी भी तरीके की समस्या है। थोड़ा बहुत बड़ा राज्य है, थोड़ा बहुत अगर समस्या आगे भी है तो वो हम लोग तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं। भाजपा की हम यहाँ पर सोफिया जी मेरी एक बात सुनिए। आपने कहा मुझे एक चीज पे थोड़ी सी आपत्ति है, मैं अपनी आपत्ति दर्ज करा देता हूं। आपके जो बाकी चीजें हैं, क्योंकि आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन मुझे आपत्ति मालूम है कि आप कह रही हैं कि महिलाओं को 2-2 हजार रुपए देकर साइन करवा लिए। क्या कोई महिला, मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि बंगाल की महिलाएं ऐसी हैं कि वो 2,000 रुपए लेकर ये कहें कि मेरी इज्जत लूट ली गई? इतनी बंगाल की औरत इस तरह की हैं? और एक मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, ये सीधा सीधा उन महिलाओं का आरोप है जिनमें, और दूसरी बात यह है कि संदेश खाली में कुछ हुआ था नहीं हुआ था, ये ना वो महिलाएं तय करेंगी, ना चुनाव नतीजे तय करेंगे, ना आप, ना शलभ मणि, ना मैं तय करूंगा। ये वहां कोर्ट में मामला गया है, अदालत तय करेगी, अदालत में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2 मिनट समय देंगे आप? मैं 2 मिनट समय दीजिए, मैं इसको क्लियर कर देती हूं। बिल्कुल मैं समय दूंगा, लेकिन मुझे जो आपत्ति थी, मुझे वो आपत्ति है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, कहा ये भाजपा के एक संदेश खाली के लीडर ने ये आकर ये बातें स्पष्ट की थी मीडिया के सामने, और 2,000 रुपए इसलिए नहीं दिया। वो जो महिलाएं थी उनको ये पता ही नहीं था कि रेप केस गढ़ा जा रहा है। उन महिलाओं को बोला गया था कि आप लोगों को जो 100 दिन का पैसा बंगाल में जो केंद्र से पैसे मिलने थे, जो रोक दिया गया था, आवास योजना का पैसा, 100 दिन का पैसा, वो पैसे के लिए उन लोगों ने दस्तखत करवाया था और पैसे की लेन देन की थी। देखिए ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये तृणमूल कांग्रेस नहीं कह रही है, ये भाजपा के ही कर्मी कह रहे हैं। आप पीछे रिकॉर्ड चलाकर देखिए, क्योंकि आज संदेश खाली के ऊपर हम ज्यादा बात करने के लिए नहीं आए हैं, इसलिए मैं पुराने पत्ते नहीं खोलूंगी। क्योंकि आपने मुद्दा उठाया इसलिए मैं कह रहा हूँ, देखिए हार जीत नहीं हार जीत होती है, लेकिन हार जीत में अगर महिलाओं से जुड़ा कोई मुद्दा है उसको इस तरह से जो है फ्लश आउट नहीं करना चाहिए, मेरा ये मानना है। शरद जी रिस्पॉन्ड कीजिए। अशोक जी, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? आप देखिए, कानून ने अभी तक राहत नहीं दी है जो गुनाहगार है, अभी तक कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी नहीं किया है। अभी वहां पर जो माताएं बहनें जो शिकार हुई हैं वो अभी भी रो रो कर कह रही हैं कि उनके साथ गुनाह हुआ है, और मुझे तकलीफ होती है, अफसोस होता है कि हमारी बहन जो टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पर इस प्रकार की इनकी कीमत लगाती हैं, जो पीड़ितों की कीमत लगाती हैं, वो 2,000 रुपए लगाती हैं। मुझे इस बात से अफसोस होता है। राजनीति से बहुत ऊपर ये सब बातें, ये सब राजनीति इसके आगे बहुत छोटी चीज है। लेकिन जरा कल्पना करिए कि जो पीड़ा उन माताओं बहनों ने अपनी व्यक्त की है टेलीविजन चैनल पे आके, कोई महिला, कोई बहन, कोई माता इतनी बर्बरता के बाद भी आमतौर पर तब टीवी के सामने, तब कैमरे के सामने आती है जब उसे लगता है कि नहीं, उसके लिए सब कुछ अंधकार में हो चुका है। और उसके बाद हम राजनीति में आकर जब उनको 2,000 रुपए उनकी कीमत लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण, इससे ज्यादा अफसोसजनक कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो गुनाहगार है उसको कोर्ट ने भी नहीं छोड़ा, कोर्ट ने उसको राहत नहीं दी है, वहां पुलिस भी आपकी है, आप ही का स्टेट की पुलिस ने कार्रवाई की है। उसके बाद आप कहना क्या चाहते हैं कि स्टेट पुलिस झूठी है, या आप झूठे हैं या हम झूठे? कौन झूठा है? और उसके बाद आप कहते हैं कि हुआ नहीं है। यही काम आप इसमें कर रहे हैं। जब चुनाव के बाद अत्याचार हुआ, चुनाव के बाद अपराध हुए, तो आप संदेश खाली के पीड़ितों को जिस प्रकार से कीमत लगा रहे हैं, वही बात आप इन पीड़ितों के लिए कह रहे हैं। तो आप जरा सोचिए किस प्रकार का वातावरण है। और चुनाव सब तय नहीं करता, चुनाव तो बहुत तरह के होते हैं। बहुत सारे गुनाहगार चुनाव जीतते हैं, तो क्या उनको महापुरुष थोड़ा मान लेते हैं? चुनाव तो अतीक अहमद भी जीते थे, अतीक अहमद को भी चुनाव में सफलता मिली थी, तो क्या अतीक अहमद को महापुरुष टिकना शुरू कर दें? या मुख्तार अंसारी भी चुनाव जीता था, तो क्या उसको महापुरुष टिकना शुरू कर दें? उसी प्रकार से बंगाल में टीएमसी भी चुनाव जीत रही है, और बंगाल में टीएमसी ने जो किया है, कोई बात नहीं,
देर समय जब भी न्याय होगा और ईमानदारी से चुनाव हो पाएंगे तो आप देखिएगा निश्चित तौर पर जनादेश आएगा। ओके, प्रकाश चंडालिया, ये जो बात सोफिया जी ने उठाई थी, मैं उसी पर आपका टेक ले रहा हूं। भाई बंगाल में वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार है तो हम क्यों इस तरह की चीज करेंगे, और जीते हैं, बड़ी जीत मिली है, तो जीत के बाद जो है और जहां पर अपनी सरकार है वहां का माहौल खराब करने की कोशिश वो क्यों करेंगे, और इसमें भी कोई दोहराई नहीं, अभी वहां पर केंद्रीय बल तैनात हैं। अशोक जी, जिन्होंने कहा है कि जीत के बाद वो हिंसा क्यों करेंगे, जीत के बाद हिंसा वही लोग करेंगे जो जीत के पहले हिंसा करने की धमकियां देते हैं, बदला लेने की धमकियां लेते हैं। सोफिया खान को यह पता होगा कि हावड़ा में उनके पार्टी के विधायक का नाम गौतम चौधरी है, जिन्होंने वहां के कॉम्प्लेक्स में चुनाव के पहले घुस करके धमकियां दी थी कि अगर आपने यहाँ हमारी पार्टी को वोट नहीं किया, दूसरी पार्टी को वोट गिरे तो आपसे बदला लिया जाएगा, आपके पानी का नल का वो कनेक्शन जो काट दिया जाएगा। और सोफिया जी, आपकी ही पार्टी का एक विधायक जीतने के बाद में एक रेस्तरां में जाता है और उसको बुरी तरह से धक्का दे देता है, और जब वो बेचारा रेस्तरां का मालिक वहां पर जाता है, आपके पार्टी के विधायक का कारनामा मैं बता रहा हूं, और जब वो रेस्तरां का मालिक जब वहां पर वो जाता है थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो उनके मैनेजर से सादे कागज पर दस्तखत ले लिए जाते हैं कि यहाँ से कोई घटना नहीं हुई है। आप जिस संदेश खाली के महिलाओं का जिक्र कर रही है कि 2-2 हजार रुपए लेकर के, मैं आपको बता दूं कि संदेश खाली की उन्हीं बहनों ने कहा है कि आपकी पार्टी लक्ष्मी भंडार दे करके महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रही है। शर्म आनी चाहिए ऐसी निर्लज्ज सरकार को। ओके, हजारों महिलाओं के साथ में आपके साथ जाने को कर्म किया है और इसके प्रमाण मौजूद है, और आपकी पार्टी और आपकी सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। संदेश खाली पर किसी भी प्रकार का बयान देने के पहले आपको एक महिला और एक नारी शक्ति होने के नाते 100 बार सोचना चाहिए। ओके, मुझे लगता है मुझे लगता है संदेश ओके मुझे लगता है संदेश खाली, फिर मैं कह रहा हूं संदेश खाली में जो हुआ जो नहीं हुआ वो जो दूध का दूध पानी का पानी अदालत में होगा, कोर्ट में मामला चल रहा है, तो मुझे लगता है हमको अदालत का सब देखना चाहिए। हम अपनी ओर से कोई जजमेंट पास करने वाले हम नहीं कोई होते। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद मैं इस डिबेट में फिर वापस आऊंगा। और लोकेश जी, मेरा फिर सवाल वही है, क्या आज कम से कम ये नहीं मानना चाहिए, और जो शलभ जी ने सवाल उठाया, भाई प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद कांग्रेस के नेता कहते हैं, कम से कम ऐसे मौके पर तो एक शुभकामना संदेश बनता था। मोहब्बत की दुकान है अगर। मैं आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी RBI कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। सर आप बहुत लकी है कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी। MDH। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं और 2 टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं लोकतंत्र जिंदा है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए। लोकेश जिंदल, क्या मोहब्बत की दुकान से एक पैगाम नहीं निकला, शांति का, प्यार मोहब्बत का, शुभकामना का? अभी तो 5 साल राजनीति हो जाएगी, 5 साल। अशोक जी, एक तरह
आप बहुत सही बात कह रहे हैं। देखिए, आज जो हमारी राजनीति पर जो चर्चाएं होती है वो एक बहुत निचले स्तर पर जा चुकी है। व्यक्तिगत टिप्पणियां और मुद्दों से हटकर एक तरह से एक अश्लीलता राजनीति में आ चुकी है। जब पैनलिस्ट बैठते हैं डिबेट के ऊपर तो चर्चाएं होनी चाहिए सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, विचारों का एक तरह से आदान प्रदान होना चाहिए। लेकिन बहुत शर्मनाक होता है जब किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर भद्दा मजाक किया जाता है, टिप्पणियां की जाती है, नाम बुलाए जाते हैं। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या फिर विपक्ष के भी नेताओं के ऊपर जब टिप्पणियां कसी जाती है, उन्हें गलत नामों से बुलाया जाता है, बड़े भद्दे मीम्स बनाए जाते हैं, ये राजनीति को शोभा नहीं देते, लोकतंत्र को शोभा नहीं देते। वर्तमान में जो परिस्थिति निर्माण हुई है अशोक जी, जहां पर एक कट्टरवाद फैल रहा है, ये इन सब ये जो गतिविधियां हैं या फिर ये एक तरह से तौर तरीकों का अंजाम, मैं चाहूंगा एक ऐसा लोकतंत्र का निर्माण हो, एक ऐसी राजनीति हो जहां पर पक्ष हो, प्रतिपक्ष हो, किसी भी प्रकार का समूह हो, उनके विचारों का सम्मान हो, और कोई भी अगर ये लोकतंत्र में जीत कर आता है तो उसे जीत की बधाई दी जाए, अवश्य दी जाए। अगर कोई हारता है तो उसके ऊपर टिप्पणियां ना कसी जाए, उसके ऊपर भद्दे मजाक ना किए जाए। और एक तरह से आप जो बात कर रहे हैं लोकेश जी, वो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं शो के शुरू से ही कह रहा हूं, और मैं फिर बता रहा हूं, मेरे दर्शकों को भी बता रहा हूं। अक्सर मेरे दर्शक मुझसे शिकायत करते हैं कि आप जो हैं कार्यक्रम में हाइपर हो जाते हैं, लेकिन जब लोकेश जिंदल जी जैसे मेरे साथ प्रवक्ता होते हैं ना, जो बहुत सहजता से, शालीनता से बात करते हैं, तब मुझे प्रोवोक नहीं होना पड़ता। लेकिन जब यहीं पर बैठ करके कुछ दूसरे प्रवक्ता, और आज मैं सोफिया जी को भी कहता हूं, सोफिया जी ने भी अपनी बात मजबूती से रखी, लेकिन पूरी शालीनता के दायरे में। अगर राजनीतिक प्रवक्ता अपनी शालीनता के दायरे में रहकर अगर चर्चा करेंगे तो फिर किसी को प्रोवोक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं बार बार ये कह रहा हूं कि लोकेश जिंदल जी, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व उसको फॉलो नहीं करता। मैं शलभ मणि जी रिस्पॉन्ड कर उससे पहले सिर्फ एक बात बता देता हूं। आपने कहा कि इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा था, जब इस देश के बहुसंख्यक लोगों के धर्म को इस तरह की बयानबाजी होती है, लोगों को खराब लगता है, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चुप रहता है। चुनाव के बीच में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता ने कहा, हमको ऐसे लोग चाहिए, हमको ऐसे आदमी चाहिए पार्टी में जो नरेंद्र मोदी की मूड़ी फोड़ सके, मूड़ी। और सोचिए, आपके यहां से किसी ने इसका खंडन नहीं किया, किसी ने नहीं कहा इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। तो फिर लगता है कि हाँ, जल्दी से रिस्पॉन्ड कर लीजिए, फिर शलभ जी को मैं कहूंगा। देखिए अशोक जी, अगर आप दोनों पक्ष में पिछले जो 2 डेकेड्स 2012 से खास करके अगर आप बयानबाजी देखें तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के भद्दी टिप्पणियां और अराजनीतिक लोकेश जी, अब मैं कोई तराजू लेकर तो बैठा नहीं हूं कि जहां पर आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक गाली, इनकी एक गाली, उनकी एक गाली रख के मैं तोलूं। मेरे हाथ में कोई तराजू नहीं है। ये परसेप्शन की बात है। हाँ, जल्दी। हाँ जी, देखिए 2000 तक हमारी राजनीति इस स्तर पर नहीं थी। अगर आप कहें कि शुरुआती दौर से ही हमारी राजनीति ऐसी थी, मैं बिल्कुल आपकी बात मानूंगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक दशक से हमारी राजनीति का स्तर इतना नीचे गिरा? चलिए ठीक है, शलभ जी उसका रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही बात याद आती है। आपने 2012 का जिक्र किया, तो मुझे लगता है 2012 ही था जब नरेंद्र मोदी, जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्हें मौत का सौदागर कहा गया था। शायद वो 2012 साल था, मुझे ठीक से शायद याद नहीं। लेकिन शलभ जी वो शिकायत कर रहे हैं कि भाई जो स्तर है उसके लिए आप लोग जिम्मेदार है। वो कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह के मीम बनाए जाते हैं, उसको लेकर के बोला कि ये सब चीजें भी क्यों होती है राजनीति में। देखिए लोकेश जी अच्छे प्रवक्ता है, पर मुझे लगता है कि लोकेश जी केवल अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन मुझे लगता है कई बार लोकेश जी केवल एक पक्ष को लेकर बात करते हैं। जरा मुझे बताइए, अन्नामलाई को लेकर जिस प्रकार से वहां पे एक वीडियो आया कि बकरे को काटा गया और ये मैसेज दिया गया, क्या कांग्रेस पार्टी के किसी एक व्यक्ति ने उस पर कहा कि नहीं, निंदनीय है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिन शब्दों से मणिशंकर अय्यर ने नवाजा बार बार, क्या उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई स्टैंड दिया? और मैं तो कहता हूं कि चलिए इससे आगे बढ़िए। मणिशंकर अय्यर जी को मैं मानता हूं कांग्रेस में चलिए अलग तरह के नेता है,
राहुल गांधी जी की उम्र क्या है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उम्र क्या है, और राहुल गांधी जी जब मंच पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, अशोक जी आप मुझे बताइए, लोकेश जी बताएं, जिस परिवार से हम सब आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से हम सब आते हैं, क्या हमारे घर में किसी अपने वैचारिक विरोधी को, चाहे लोकेश जी का ही परिवार हो या अशोक जी का परिवार हो, क्या ये स्वीकार करेगा कि एक व्यक्ति जो आपकी उम्र में बड़े हैं, आपके दर्जे में बड़े हैं, वो लगातार चीफ मिनिस्टर रहे, देश के प्रधानमंत्री हैं, राहुल गांधी जी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्या लोकेश जी अपने बच्चे को ये भाषा सिखाना चाहेंगे कि हाँ बेटा तुम भी बड़े हो कि ये भाषा प्रयोग करना? क्या अशोक जी अपने बच्चे को ये भाषा सिखाना चाहेंगे? आप देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया और बार बार किया गया। और जब ये कहा जाता है कि नहीं साहब पॉलिटिकल ये नफरत नहीं होनी चाहिए, प्रतिपक्षी है, सहमत है हम, लेकिन एक मुख्यमंत्री को बुलाकर जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी को इंट्रोगेट किया जाता था, सीबीआई दफ्तर में बुलाकर घंटों घंटों उनसे पूछताछ की जाती थी, क्या कोशिश नहीं की कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की? आप मुझे बताइए। और आतंकवादी मारे गए तो उसको लेकर क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने, गृह मंत्री जो अमित शाह जी उनके साथ क्या क्या नहीं किया। तो देखिए कहना बहुत अच्छी बात है कि अशोक जी के साथ डिबेट में बैठकर अच्छी बात लोकेश जी ने कही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर ये विचारधारा दिखती नहीं है, कांग्रेस पार्टी के भीतर ये मनोभाव दिखते नहीं है। आप जितनी नफरत लेकर चलते हैं, आप जिस प्रकार के भाव लेकर चलते हैं, और उस व्यक्ति के लिए जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रधानमंत्री वो देश के हैं, केवल भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, और मोदी और राहुल गांधी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनके लिए क्या क्या नहीं बोलती उनके बारे में। ओके तो क्या ये शब्द जायज आपको लगते हैं? ओके, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है लोकेश जी, सिर्फ 30 सेकंड में आपका रिस्पॉन्स, 30 सेकंड में सिर्फ। जो डीएमके ने जो किया, जिस तरह से बकरे का सर धड़ से अलग किया गया अन्नामलाई की फोटो रखकर, अब ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, मैं नहीं जानता। अशोक जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक डिपिक्शन को, एक आर्टिस्टिक डिपिक्शन को, और एक जो वैयक्तिक तंज है और एक जो वैयक्तिक टिप्पणी है, इसके बीच में फर्क समझ ले। लोकेश जी सुनिए, लोकेश जी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है। आर.के. लक्ष्मण जब कार्टूनिस्ट थे, उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर कई कार्टून बना के रखे, और जिसमें कई बार जो है राजनीतिक प्रश्नों के ऊपर हास्यात्मक भी होता था। ओके सर मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अन्नामलाई की फोटो रख करके, तस्वीर रख करके उसका सर धड़ से बकरे का अलग कर देना, ये कोई व्यंग नहीं है सर। सनातन को एड्स, डेंगू, मलेरिया कहना ये कोई आर.के. लक्ष्मण का कार्टून नहीं है सर। मूड़ी फोड़ देना, प्रधानमंत्री की मूड़ी फोड़ने वाले लोग चाहिए, ये कोई तंज नहीं है सर, कार्टून नहीं है, ये कोई व्यंग नहीं है, ये हास्य नहीं है सर, ये गंभीर बीमारी है। मेरे पास समय नहीं है सर, लेकिन मैं लोकेश जी आगे जरूर बात करूंगा। मुझे अच्छा लगा, कम से कम हमने आज एक सार्थक बहस करी, बहुत चीखे चिल्लाए नहीं, लेकिन इसी तरह से हम बहस करें, सार्थक बहस करें, जो कमियां उनको स्वीकार करें, तो मुझे लगता है कि एक नई राजनीति की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन बात वही है, पहल कौन करेगा, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी जो देने वाले हैं, क्या वो रुकेंगे? इस तरह की जो हरकतें करने वाले हैं वो रुकेंगे? और हाँ, चलते चलते एक बात, कर्नाटक में जो कुछ हुआ है, मैं उम्मीद करूंगा कि लोकेश जिंदल जी वहां पर सख्त कार्रवाई होगी। वहां पर जय भारत माता की जय का नारा लगाने वाले बीजेपी कार्यकर्ताओं को चाकू घोंप दिया गया। अगर इस देश में भारत माता की जय का नारा लगाना भी अगर पाप है, अपराध है, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का दो टूक में आज शिरकत करने के लिए। कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।